नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से प्रमुख कहानी घर जवाई पर अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद साहित्यकार थे, सहृदय संवेदनशील व्यक्ति थे। वे एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ किए जाने वाले बुरे व्यवहार से जुड़े व्यक्ति को होने वाले पीड़ा का अनुमान लगा सकने में बहुत सक्षम थे। इसलिए उनकी कहानियों को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपने ऊपर बीती हुई का ही प्रेमचंद जी ने वर्णन किया है। तभी उनकी कहानियाँ पाठकों को प्रभावित करती हैं और उसके मर्म को छूने में समर्थ हैं। किसी घर जवाई की लंबे समय तक ससुराल में रहने पर किस तरह बेकदरी होती है, इसका बड़ा ही सुंदर और सटीक वर्णन घर जवाई कहानी में प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत किया है। कहानी के अंत में उन्होंने संकेत भी दिया है कि किसी भी स्थिति में ससुराल में रहने की बजाय अपने घर में ही रहना अच्छा होता है। हरिधन अपने माता पिता का अकेला लड़का था। उसकी बहनें विवाह के बाद अपने ससुराल चली गई थी। हरिधन की माँ समाप्त हो गई थी। उसकी बुआ ने उसकी देखभाल की। उसे बुआ ने खूब प्यार दिया। पिता ने हरिधन के लिए गाय खरीद दी थी और खर्च के लिए भी उसे पैसे देते थे। फिर भी हरिधन अपनी माँ के अभाव को पूरा नहीं कर पाता था। लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है कि माँ के अभाव की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। पिता ना रहे तो बच्चे को इतने अभाव प्रतीत नहीं होते, किंतु माँ के ना रहने से तो उसका जीवन स्रोत ही सूख जाता है। हरिधन का विवाह हो चुका था। कुछ समय बाद हरिधन के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। तब हरिधन अपने ससुराल में आकर रहने लगा। वह अपनी विमाता के पास कभी नहीं रहा। पिता ने बहुत बुलाया, पर पिता के जीवित रहने तक वह लौटकर कभी घर नहीं गया। पिता के मरने पर भी उसकी आंखों में आंसू ना आए। ससुराल में आकर प्रारंभ के दिनों में सास से माता का सा उसे स्नेह मिला। हरिधन को संतोष हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे माता के अभाव की पूर्ति हो गई हो। सास के स्नेह, सालियों की चुहल, सालों का वाक विलास, स्त्री के प्रेम, इन सब से उसे ससुराल में बहुत सुख का अनुभव होता था। वह ऐसा खुश था जैसे जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई हों। सास शुरू के दिनों में तो उससे कहती थी कि बेटा, तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम ही मेरी आँखों के तारे हो। उसे सास की बातों पर विश्वास भी होता था, क्योंकि वह अपने लड़कों और बहुओं को उससे शिकायत भी उनकी कर देती थी। हरिधन को लगता था कि सास मुझे अपने पुत्रों से अधिक चाहती है। पिता के मरने पर हरिधन अपने घर गया और अपने हिस्से की संपत्ति को बेचकर रुपए भी ले आया। इससे ससुराल में उसका सत्कार और भी बढ़ गया था। हरिधन ने अपनी संपत्ति सास को लाकर दी थी। हरिधन का जहाँ ससुराल में पहले बहुत सम्मान था, वहीं अब सम्मान में कमी आने लगी थी। पहले उसका सम्मान कुछ वैसा ही था जैसा देवताओं का होता है। फिर वह घर के आदमी का सा हो गया और अंत में घर के दास की स्थिति उसकी हो गई थी। पहले देवता, फिर घर का आदमी और अंत में घर का दास। रोटियों में भी बाधा पड़ गई। अपमान होने लगा। यदि घर वाले आर्थिक कठिनाई में होते, भूखों मरते, तब तो हरिधन को अपमान महसूस ना होता, किंतु जब घरवाले मूँछों पर ताव देते घूमें और उसे दूध की मक्खी बनाकर छोड़ दें, तो उसके द्वारा अपने आप को अपमानित महसूस करना स्वाभाविक था। उसे लगा कि 25 वर्ष की उम्र में मेरा यह हाल है, तो आगे यहाँ क्या होगा।
यहाँ निर्वाह अब मुश्किल है। उसे पत्नी का उदासीन हो जाना और भी कष्टप्रद लगता था। उसके दोनों साले उससे पहले ही खाना खा जाते और तब उसे खाने पर बुलाया जाता। पहले ऐसा ना होता था। पहले तो साले उसके गुलाम जैसे बने रहते। सास सम्मान करती थी, स्त्री पूजा करती थी। उसने सोचा यह सब रुपयों के कारण सम्मान था। अब रुपए खत्म हो गए, मेरे पास नहीं रहे तो अब मुझे कोई नहीं पूछता। बाद में हरिधन को ससुराल में उपेक्षा होने लगी, अपमान होने लगा। सास अब खाने के लिए उससे इस तरह कहती कि चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। तुमसे बेटी ब्याई है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिया है। ससुराल वाले उसे उल्हाना देते। बड़ा साला कहता हम लोगों की बराबरी करते हैं। छोटा साला कहता सवा सेर तो 1 जून को चाहिए। सास भी कहती बहुत अच्छी बड़ी खुराक है। उसने पत्नी को भी कहते सुना निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। कोई कहता यह नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं भला। उसकी पत्नी को पति से द्वेष होने लगा कि यदि ये कमाकर लाते तो मैं रानी बनकर रहती, ना जाने बाहर जाकर क्यों नहीं कमाते। पत्नी को लगता कि एक आदमी का 1 साल का ही बहुत खर्च बैठता है। इनको तो यहाँ पड़े हुए 10 वर्ष हो गए हैं। ये सोचते हैं पहले किसी पूजा जन्म भर होती रहेगी। हरिधन ससुराल में भी खूब परिश्रम करता था। कहाँ तो पहले साले उसके गुलाम बने घूमते थे, अब उसे काम के लिए आदेश देने लगे थे। हरिधन किसी से काम कम ना करता था और घर वाले भी ये बात अच्छे से जानते थे। सास ने हरिधन से यह कहकर उसे निरुत्तर कर दिया कि क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे। हरिधन बिना खाए ही टाट उठाकर कुएं पर ले गया और वहीं उसे बिछाकर लेट गया। पत्नी ने उसे मनाने का प्रयत्न किया पर वह ना माना। उसने पत्नी को साथ चलने को कहा। वह ना गई तो हरिधन अकेला ही अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसे ससुराल में रुकना असंभव हो गया था। लेखक ने यहाँ ये स्पष्ट किया है कि ससुराल में अधिक दिन तक निर्वाह नहीं हो सकता। यह संकेत दिया है कि जैसे भी हो अपने घर पर ही रहने में समझदारी दिखानी चाहिए। तभी लेखक ने गांव की ओर लौटते हुए हरिधन को बहुत उत्साहित दिखाया है। उसने अपने गांव में आकर रोकर धरती पर सिर टिका लिया। यहाँ लेखक ये दिखाना चाहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च सर्वागादपि गरीयसी, अर्थात अपनी माँ और जन्म भूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। ससुराल में तो बिहारी के इस कथन की स्वरों जमाई लो घट्यो खरो पूस दिनमान, अर्थात पूस के छोटे दिनों की तरह ससुराल में जवाई का सम्मान भी धीरे धीरे घटता ही जाता है। प्रेमचंद ने भी ससुराल में रहना अच्छा नहीं बताया है। गांव में हरिधन को जो स्वतंत्रता का अनुभव हुआ वह ससुराल में कहाँ था। वहाँ तो गांव वाले भी घर के से लगते हैं। जब वह अपने घर गया तो विमाता के लड़के द्वार पर से ही खुश हुए। विमाता तक ने उस पर प्यार लुटाया। हरिधन हल चलाने के लिए घर के कामकाज करने लगा। हरिधन विमाता के पुत्रों, बाग के माली आदि के माध्यम से लेखक ने यही संकेत दिया है कि अपना गांव, अपना घर घर ही होता है। ससुराल उसका स्थान नहीं ले सकती। आदमी को अपना घर छोड़कर भूलकर भी ससुराल में ज़िंदगी बिताने की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। धन्यवाद।